नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो वीकली में। और सरविंद जी के साथ चार्ट के जरिए अगले हफ्ते का बाजार समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीक हमने देखा काफी ज्यादा मार्केट में नेगेटिविटी थी और बिना किसी कारण के आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट हमने देखी। ऊपर जाने की जितनी भी कोशिश थी सब नाकाम हुई और मार्केट नीचे आया। फ्राइडे को भारी उतार चढ़ाव था, हालांकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को सस्टेन किया। ये एक सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं। और यही ट्रेंड कमोबेश आपको दुनिया के दूसरे बाजारों में भी देखने को मिला, खासतौर पे यूएस के मार्केट में भी। तो ये मार्केट के पैटर्न्स क्या रीजन दे रहे हैं और इससे आगे की स्ट्रेटजी क्या हो, इसी पे हम आज बातचीत करेंगे। सरवेन जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरवेन सर, बहुत बहुत नमस्कार ये नीरज जी। जो पिछले हफ्ते हुआ है धूम धड़ाका, नीचे ऊपर और बिना किसी कारण के हमारी पिटाई होती रही। एफआईआई भी बीच में मौका देख के उन्होंने पिछले एक दिन छुट्टी थी, अगर उसको छोड़ दे 3 दिन उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली की फ्राइडे को, लेकिन वो फिर से बाहर हो गए। तो ये हो क्या रहा है? ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है मार्केट में, थोड़ा समझाइए। देखिए, एक बड़े अब अवधि के रिस्क रिवॉर्ड पे आप खड़े हैं, तो ग्लोबली भी आप एक कुछ बड़े रिस्क रिवॉर्ड के जोन्स में खड़े हुए हैं, जहां से डेफिनेटली अगर ब्रेकआउट्स हो गए तो 12-18 महीने की तेजी भी हो सकती है, और अगर यहाँ पे फेल हो गया तो 12-18 महीने की यहाँ पे एक आपको एक करेक्शन भी मिल सकती है। टाइम आजकल थोड़ा सा, आज के इंटरनेट के जमाने में हम खाली एक एस्टिमेट लगाते हैं 12-18 महीने, लेकिन आजकल चीजें उससे पहले भी जल्दी भी चीजें हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है ग्लोबली आप एक ऐसे सेटअप पे खड़े हैं ग्लोबल रिस्क विंडो पे कि जहां बहुत ज्यादा हेडरूम ऊपर में नहीं दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड्स अब उतने पॉजिटिव या बुलिश नहीं रह गए हैं, ये तो हकीकत है। लॉन्ग टर्म में जो हमने गए हफ्तों में भी चर्चा की, देखिए लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड्स के जोन में जहां बाजार पहुंचा है वहां से बहुत ज्यादा हेडरूम नहीं है। लिमिटेड आपको एक 4-5-10%, 8% के जो ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं, वो डेफिनेटली किसी भी मार्केट में कहीं से भी फ्लेवर चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हम अलर्ट रहते हैं। तो अगर आप एक लार्जर पिक्चर, एक लॉन्गर टर्म पिक्चर में अगर अपनी शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म जिक्सॉ पजल में अगर आप शॉर्ट टर्म पीसेस सही से उठा पाए, तो आई थिंक आपकी जिंदगी में मोटा मोटी आप अपने काम को जस्टिस दे देंगे, और आप अपने पैसे को जस्टिस दे देंगे, या अपनी ट्रेडिंग को जस्टिस दे देंगे। तो हमेशा थॉट वही रहता है कि एक लॉन्ग टर्म जिक्सॉ पजल में शॉर्ट टू मीडियम टर्म बिठाने की कोशिश करें। रिसर्च हमेशा टॉप डाउन ही आता है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम से उससे लोअर टाइम फ्रेम, एंड सो ऑन। तो हमारा मेथोडोलॉजी वही है। जो लोग हमें रेगुलरली देखते हैं उनको समझाने के लिए, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, जो नहीं समझते उनके लिए यही एक हमारी मेथोडोलॉजी है कि लार्जर पीस में से छोटे छोटे पीस हमको खाने हैं। एक बड़ा पिज्जा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके छोटे छोटे स्लाइसेस आप 12 महीने के व्यू को आप 3-3 महीने में खाना चाहोगे, तो 4 पीस करके आपको खाने हैं। यही अगर आप थॉट प्रोसेस रखेंगे तो आई थिंक कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, कभी पैसा बना, कभी पैसा नहीं बना। नेट नेट साल के जो बनने चाहिए, अगर निफ्टी की लास्ट 20 साल की कंपाउंडिंग देखें, अगर एक 14-15% का अगर एक कैगर समझ के चलते हैं, वो या उससे 2-3% एक्स्ट्रा अगर आप कमा पाए, तो आई थिंक यू आर डूइंग जस्टिस टू योर वर्क एंड टू योर पोर्टफोलियो और टू योर ट्रेडिंग। तो इसी मंशा से हम चलते हैं और उसी को देखते हैं। तो उन सिनेरियोज में अगर हम देखें, तो हम कोशिश करते हैं कि सारा फ्लेवर जो अच्छा नया कोई फ्लेवर दिख रहा हो, जहां एक नया थॉट प्रोसेस दिख रहा हो, वो भी लोगों को समझाएं और दिखाएं। तो ग्लोबल सेटअप्स में जो मुझे अब लग रहा है, मुझे अब ऐसा लग रहा है ग्लोबल सेटअप्स में कि मेरे प्रोप्राइटरी सेटअप्स में मैंने ये एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स दिखाया है। एसीडब्ल्यूआई वर्ल्ड इंडेक्स ईटीएफ जो है, जो एक ग्लोबल फ्लेवर आपको देता है, और एक वेल ट्रेडेड ग्लोबल इंडेक्स है ये, जिसको कहते हैं ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, ACWI। इसको हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं, इसको हम देख रहे थे। इस वीक का जो इसने कैंडल बनाया है, वो मेरे हिसाब से थोड़ा बेरिश है। और जब मैं उसको अपने प्रोप्राइटरी सेटअप्स के साथ जब मैं उसको फाइन ट्यून करके देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जो 2009 के बाद से मैंने एक यहाँ पे 6 इंस्टेंसेस दिखाए हैं जहां पे हमारे प्रोप्राइटरी सेटअप्स में सेल आए हैं, जहां हमें लगता है कि ये इंडेक्स 20 से 25% ओवर द नेक्स्ट 3-6-8 मंथ्स आपको एक करेक्शन दे सकता है। आजकल आप देखिए करेक्शंस काफी नीजर आ जाते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लगता है कि 3-6 महीने लगे हैं, लेकिन कभी कभी 1-2 महीनों में भी शार्प करेक्शंस यहाँ आए हुए हैं। बट मान के आप ये चलिए कि अगले 3 से 6 महीने में एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स में एक 20 से 25% का करेक्शन आ सकता है। ये हमारे प्रोप्राइटरी सेटअप्स या हमारा एक्सपीरियंस या हमारा रिसर्च ये दर्शा रहा है। तो वो एक रेड फ्लैग उठाने के लिए मैं आज आया हूं कि भाई वो सिग्नल आ गया है। अब उन समीकरणों में हम क्या करेंगे, ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय होगा जो हम आगे करेंगे। बट इस चार्ट को देख के मुझे लगता है कि ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब एक 20 से 25% का करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। अभी अलग अलग मार्केटों में जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उनमें परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो मे बी
ज्यादा गिर जाए, यूएस कम गिरे, या वाइसा वर्सा, या एशिया पैक ज्यादा गिर जाए, बाकी सब कम गिरे, वो सब समीकरणों में हम नहीं जा रहे हैं। ब्रॉडली ये चल रहे हैं कि ग्लोबली अब आप इक्विटीज में एक 20 से 25% रिस्क विंडो पे अब आप आके बैठ गए। तो मुझे बताइए कि ये जो ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है, इसमें यूएस का वेटेज ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल में। जी, यूएस यूरोप का वेटेज ज्यादा है। अब वो तो समझी सी बात है ऑब्वियस जी। है। तो यूएस मार्केट में ये चर्चा बहुत चल रही है और तमाम बड़े बड़े माइकल बरी जो 2008 वाले हीरो थे वो भी बहुत बेरिश हो गए हैं। तो हमने देखा कि लोग जो टॉप 7 स्टॉक्स हैं उनको लेकर के बहुत चिंता कर रहे हैं। उनको मानना है कि एआई या टेक स्टॉक्स में बड़े करेक्शन के साफ संकेत दिख रहे हैं। वो मतलब लाइन से बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यूएस मार्केट में एक बड़े करेक्शन की संभावना बन रही है। जी देखिए, ग्लोबली तो बड़े बड़े लोग, ये खाली एक इत्तेफाक है कि बरी साहब यहाँ पे आ गए हैं और उन्होंने कुछ किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट्स बना लिए हैं। और यूएस में देखिए सब अलाउड है, आप अपना काम करने के बाद उसका ढिंढोरा पीट सकते हैं और वहां के रेगुलेशंस और वहां के सेटअप्स अलग हैं। आई थिंक वो भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी सब लीगली सारे एंगल्स चेक करने के बाद ही अपनी पोजीशंस डिस्क्लोज करते होंगे। बट ये वहां देखा गया है कि डेटा का आदान प्रदान काफी आराम से हो जाता है और लोग अपने पोजीशंस भी, बड़े प्लेयर्स भी, उनकी पोजीशंस कहीं बाहर आ जाती हैं या वो बता देते हैं। तो उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बट यस, जो समझदार लोग हैं, मैं माइकल बरी को एक समझदार निवेशक समझता हूँ। समझदार लोग डेफिनेटली रेड फ्लैग्स उठा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की भी, हमारी जो अभी वहां पे वर्ल्ड बैंक में की भी रिपोर्ट आई थी, अगर पढ़ी हो तो वहां पे भी यही है कि भाई एआई कुड बी अ बबल। वर्ल्ड बैंक की भी पहले रिपोर्ट आई हुई है। तो समझदार लोग रेड फ्लैग्स उठाने के लिए आते हैं। अब अगर आप मैसेंजर को शूट डाउन कर दोगे तो एक अलग बात हो जाती है। बट आई थिंक समझदार लोग आए हैं बाहर लोगों को समझाने के लिए। अब ये लोगों पे है कि वो समझना चाहते हैं कि नहीं। बट यस, रेड फ्लैग्स हैं, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है कि रेड फ्लैग्स आर डेफिनेटली एट वेरियस प्लेसेस। तो आप संकोच करें, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, माइकल बरी ने पेलेंटियर और एनवीडिया में शॉर्ट्स बनाए हैं और उनके शॉर्ट्स बनाने के बाद 8-9% स्टॉक में करेक्शन भी है। कितना सही पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं ये बात की बातें होंगी, लेकिन जो उन्होंने किया वो मैंने फैक्चुअली आपको बता दिया कि वो 2 स्टॉक्स पे पुट लेके बैठे हुए हैं, एनवीडिया और पेलेंटियर, और दोनों ही जबरदस्त रैली कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब मल्टी बैगर वो ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, तो उसमें उन्होंने अपनी ये पोजीशन बनाई है। अब वक्त बताएगा कौन कितना सही पड़ता है, लेकिन ये वॉइसेस बहुत जगह से, गीता गोपीनाथ से लेकर के, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लेकर के, फेड से लेकर के, जेमी डायमंड, मतलब तमाम लोग ये बात कह चुके हैं कि यूएस मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है और खास तौर पे वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, वहां पे बड़े करेक्शन हो सकते हैं। अब ये एक और इंडेक्स देखें, क्योंकि बड़े करेक्शन जब आते हैं तो भारत उससे अछूता नहीं रहता, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले ये जो डॉलर इंडेक्स है ये भी अब मतलब 100 को ब्रीच करने के लिए उतावला है। ये करेंगे क्या? बिल्कुल जी। नहीं, मैंने तो इसके पहले भी 3, मुझे तो लगा था कि ये तो मंथली मैंने आपको चार्ट्स भेजे हुए हैं। मुझे इसके पहले भी लगा था डॉलर इंडेक्स को देख के, इसके पिछले वाले दो कैंडल पहले जब इसने एक बहुत ही अच्छा बुलिश इंगल्फिंग बनाया था, तो मुझे तभी लगा था आज से 2-3 महीने पहले कि भाई डॉलर में एक हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर अ 15-20% काइंड ऑफ अ रैली इन डॉलर। आई थिंक हाउ मेनी पीपल आर प्रिपेयर्ड। तो वो टाइमलाइन देखिए हमारे हाथ में नहीं है, तो वो 2-3 महीने आगे और टाइमलाइन मुझे लगा सरक गई। लेकिन अब तो और भी 2 अच्छे बुलिश सेटअप्स बने हुए हैं। कैंडल सेटअप्स बहुत अच्छे 2-3 बुलिश बन गए उसके बाद से मंथली में। तो अब जैसे समय बीत रहा है, वो प्रोबेबिलिटी कि भाई इस तरह का सेटअप करने के बाद डॉलर 15 से 20% आराम से रैली कर जाता है, ये इतिहास में 2-3 बार पीछे कर चुका है। और ये सारे लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं, ये मंथली चार्ट्स हैं। तो अब आप कोई कल से आके शुरू मत हो जाइए कि ट्रोलिंग सेटअप में लोग आ जाएंगे। भाई ये सब 9-12 महीने के व्यूज हैं। इनको प्ले आउट होते होते बड़े सेटअप्स हैं इनको, और डॉलर एक बहुत बड़ा ग्लोबल एसेट है। इन सबको प्ले आउट होने में 9-12 महीने लगेंगे। बट वो रिस्क दिखा रहा है मेरे हिसाब से। इस तरह के जब सेटअप्स बनते हैं तो आई थिंक रिस्क ऑफ वाला जो ट्रेड है ना, वो यहाँ पे डेफिनेटली बनता हुआ मुझे दिख रहा है ओवर द नेक्स्ट 9-12 मंथ्स। तो अब देखिए, एक ग्लोबल इंडेक्स जहां पे लगा कि समीकरण प्रोप्राइटरी बिगड़ गए, और साथ में डॉलर का एक बुलिश सेटअप, ये दोनों को जब मैं मैरी करता हूं तो मुझे लगता है ये मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 80-20 हो जाती है कि ग्लोबली कुछ गड़बड़ हो सकती है। और उससे फिर उससे इंडिया अछूता नहीं रहेगा, ये भी एक हकीकत है। नहीं, परफेक्ट है ये बात। देखिए, चार्ट अपनी एक राय देता है, बॉन्ड मार्केट अपनी एक राय देता है, और इक्विटी मार्केट की अपनी एक राय होती है, फंडामेंटल एनालिस्ट की तमाम की, और इकोनॉमिस्ट की अपनी एक अलग राय चलती रहती है। तो सबकी अपनी अपनी राय है, दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है आपके समझने की बात है।
डॉलर इंडेक्स इतना नीचे से 100 तक पहुंच गया, किसी ने सोचा था क्या? लोगों को लग रहा था कि डॉलर और कमजोर होगा, कमजोर होगा, लेकिन इवेंचुअली वो 100 तक चला गया। अब 100 के ऊपर भी जा सकता है, चार्ट में जैसा दिख रहा है। अब इसमें बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि एक और रेट कट की बिल्कुल तैयारी चल रही, दिसंबर की फेड बैठक में होगा, उसके बाद करेंसी में क्या होगा, उसके बाद एक और कट की बात चल रही, फिर क्या होगा, वहां का जॉब डेटा बहुत वीक है। तो बहुत सारे जो डेटा पॉइंट या पैटर्न्स हैं उनको रीड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसलिए हर डेटा की कहानी, जैसे बॉन्ड मार्केट का मुझे एकदम क्लियर मालूम है सर्वेन जी कि वो इक्विटी मार्केट से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो एकदम डिफरेंट कहानी बता रहा है, मनी फ्लो वाला एकदम डिफरेंट कहानी बता रहा है। तो ये हर एक का अपनी अपनी कहानी है इसमें जी। देखिए मिथ है, ये लोगों को मिथ है, मैं आज क्लियर कर दूं ऑन एयर, ये मिथ है लोगों को कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो डॉलर वीक होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा। ये एक मिथ है। जब आप लॉन्ग डेटेड डेटा उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा 60 ऑलमोस्ट 55 टू 60 टाइम्स दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। दोनों अलग अलग भी चल सकते हैं। मतलब इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो डॉलर कैन रैली। आप 40 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक नहीं दो नहीं अनगिनत ऐसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म मौके मिलेंगे जहां 6-9 महीने 12 महीने इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट डॉलर बढ़ा है। तो ये लोगों को भ्रम है। ये क्या है, क्या थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिकल जब आप स्क्रीन पे उसको देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये सही नहीं है। तो 40-50 साल का डॉलर का डेटा उठा के देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए, खुद देख लीजिए, कोई कोरिलेशन नहीं है। 100 to 100 कोरिलेशन नहीं है, 50-50 टाइप्स है। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि एक फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी डॉलर रैली करे। डॉलर का चार्ट ये बता रहा है कि डॉलर रैली करेगा, बस जब तक 95 के ऊपर है। 94.50 टूटा, हम अपना व्यू छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने ये 96 से बोल रहे हैं, हम 95 96 से यही बोल रहे हैं, 96 से कि भाई जब तक 94.50 नहीं तोड़ेगा डॉलर में 20% 15% की रैली पॉसिबल है, संभव है। वही हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। उस हम ट्रेड को जिसको लेना है ले ले, 94.50 का स्टॉप लॉस लगा ले वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे बंदा है तो उसको स्क्वायर अप कर दीजिए, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन क्या होगा, लोगों को बुरा लग जाता है, अरे भाई ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया तो कोई गुनाह थोड़ी ना हो गया। As long as you are able to do 60 to 70 good trades with a 1:2 risk reward ratio, आप बहुत कंफर्टेबल भी रहेंगे और पैसे भी बन रहे हैं। तो हमने कभी ये दावा नहीं किया, ना कोई टेक्निकल एनालिस्ट अगर ये सब दावा करते हैं, इसीलिए सभी को प्रॉब्लम है जो लोग झूठे दावे करते हैं। हम कह रहे हैं भाई हम 70-75 टाइम राइट जाएंगे, 20-25 बार हम रॉन्ग जाएंगे। तो रॉन्ग जाते वक्त आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आपको नुकसान होने वाला है। आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड करिए, 60 to 70 टाइम सही जाइए। यही एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट का काम है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप सर्वेन, गलती क्या होती है लोगों की, ये एक ह्यूमन नेचर, इसमें किसी इंडिविजुअल की बात नहीं। जब आप कोई बात बताते हैं तो लोग उसको समझ लेते हैं ये आपका व्यू है। नहीं, व्यू और सिचुएशन एनालिसिस अलग अलग चीज होती है। ये सिचुएशन एनालिसिस हम कर रहे हैं। मेरा व्यू पूछोगे तो मेरा पर्सनल व्यू कुछ और हो सकता है, लेकिन सिचुएशन एनालिसिस। सर ये बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया है। आपका व्यू होने का मतलब नहीं है कि आपके पास ट्रेड है। मेरा व्यू तो है कि निफ्टी, मेरा व्यू है XYZ, निफ्टी 26,000 चल रहा है, मेरा व्यू है कि निफ्टी 28,000 जाएगा। लेकिन अब ये मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा कि मेरे पास ट्रेड है कि नहीं। अगर मेरा स्टॉप लॉस 24,000 पे है जब निफ्टी 26,000 है लॉन्ग का, तो मेरे पास ट्रेड नहीं है। 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में इवन दो मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि 28,000 आ रहा है, मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि व्यू होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ट्रेड है। बहुत बार मेरे पास व्यू होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है कि नहीं नहीं तो होने वाला है, और वो हो भी जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास सूटेबल स्टॉप लॉस नहीं है उस व्यू को जस्टिफाई करने का, तो मेरा ट्रेड नहीं आएगा। ऑल व्यूज डोंट रिजल्ट इन ट्रेड्स एंड ऑल स्टॉप लॉसेस आल्सो डोंट रिजल्ट इन चेंजिंग ऑफ द व्यू। स्टॉप लॉस हो गया इसका ये मतलब नहीं कल मैं अपना व्यू भी चेंज कर लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करें। व्यू का मतलब ट्रेड नहीं और स्टॉप लॉस का मतलब व्यू चेंज नहीं। ये आसपास एक दूसरे के हो सकते हैं, वो एक अलग बात है कि स्टॉप लॉस हुआ उसके 2 दिन के बाद व्यू भी चेंज हो गया या सेम व्यू कैरी भी हो गया। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट, इट ऑल डिपेंड्स कि उस समय आप पैटर्न क्या कर रहे हैं। बट एक चीज बहुत क्लियर है, व्यू और ट्रेड में कोई मेल नहीं है जब तक रिस्क रिवॉर्ड नहीं बना। तो व्यू का मतलब ट्रेड नहीं होता, रिस्क रिवॉर्ड होना जरूरी है तो ही ट्रेड बनेगा। जी, 2 चार्ट हमने जो देखे, एक वर्ल्ड इंडेक्स का और एक डॉलर इंडेक्स का, दोनों के तरफ से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो थोड़े सावधानी वाले मिल रहे हैं। लेकिन अब चलते अपने देखते हैं भारत के बाजार का ये जो निफ्टी का चार्ट है, ये क्या बोल रहा है। देखिए ये तो बोल रहा है जो मैंने लास्ट वीक भी बोला, मैं निराश हूं इस ब्रेकआउट से, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या एलओसी के बाहर है अभी? आंसर इज यस। अभी भी एलओसी का जो ब्रेकआउट हुआ
25,300 25,500 वाला जो ब्रेकआउट हुआ, एक सपोर्ट एरिया बनी थी, उस एक रेंज बनी थी। देखिए अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस कोई रामबाण नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि हमने खींच दी 2535 2595, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। एक ब्रॉड एक रेंज, एक अंदाजा होता है कि भाई ये एक 50-100 पॉइंट की रेंज है, ये नहीं वायलेट होनी चाहिए। स्टॉप लॉस इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। एक जब आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको एक रेंज देखनी होती है, उसके नीचे ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए वो सपोर्ट रेंज 25,300 25,500 थी, उस रेंज में फाइट चल रही है, 2 दिन चली, पिछला 2 दिन उसी पे फाइट चली। कल इंट्राडे में आप वहां गए 25,300 आपने होल्ड कर लिया, फाइन। तो आप एलओसी के अभी भी ऊपर ही हैं, आप अभी भी टेक्निकली ब्रेकआउट टेरिटरी में ही हैं। उस ब्रेकआउट में मोमेंटम नहीं आया, उससे निराशा हुई, नो डाउट हुई, यस, बट अभी फिलहाल टारगेट्स नहीं आए ऊपर के। और मुझे लगा था कि भाई अगर 1x ब्रेकआउट हुआ है, 1000 पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है, तो 26,500 26,600 के टारगेट आने चाहिए, नहीं आए, ठीक है। तो अब जब तक ये स्टॉप लॉस है तब तक आपका व्यू बना रहेगा कि भाई वो ब्रेकआउट तो हुआ है। तो अगेन जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, 55 45 स्टिल इन फेवर ऑफ अ स्लाइट अपटिक। उस अपटिक में आप डिसाइड करें, इस अपटिक में अगर मोमेंटम और वॉल्यूम नहीं आया तो डेफिनेटली फिर ये मार्केट का फ्लेवर सेल ऑन राइज हो जाएगा, ये हम अगले हफ्ते बोल भी देंगे। तो लास्ट 3 हफ्ते तो यही बोला है कि ब्रेकआउट है, उसको ट्रेड करने की कोशिश की जाए। उसमें कितना सक्सेसफुल होंगे वो मार्केट ही डिसाइड कर सकता है, हम खाली उसके डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर ये फेल हो रहा है तो ये हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। अगर इस हफ्ते में मोमेंटम और वॉल्यूम नहीं आया तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि मैं मार्केट को सेल ऑन राइज घोषित कर दूंगा अपनी तरफ से कि भाई अब ये मार्केट सेल ऑन राइज हो गया। और जब तक दिवाली का हाई का ब्रेकआउट नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे या वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक नया समीकरण फिर नहीं बन रहा है। तो ये चीज क्लियर है इस हफ्ते से कि अब बस बाजार को अगर ब्रेकआउट और वॉल्यूम पकड़ने हैं तो अब टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते आइदर यू मूव ऑन टुवर्ड्स 26,500 और यू विल फेल, आप फेल कर जाएंगे ये ब्रेकआउट। जी, बुल ने जो कमाल करना था, हम लोगों ने लास्ट ईयर दिया था कि बुल कमाल करें, लेकिन बुल कमाल कर नहीं पाए दरअसल। और हर बार वो सोमवार को बुरी तरह से पिटे, फिर मंगलवार को बुरी तरह से पिटे, बुधवार को छुट्टी थी, थर्सडे को भी उनकी हालत खराब थी, फ्राइडे को भी जबरदस्त गिरावट आई, लेकिन बाद में रिकवरी कर ली उन्होंने। और वो जो हम लोगों ने नंबर देखा तो एफआई का नंबर पॉजिटिव था। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि वो जो लक्ष्मण रेखा 25,300 की है वो आपने बचा जरूर ली है जी, लेकिन जिसमें था ना कि पूरे मन से पूरे दम से भी नहीं बचाई। तो चलो एक हफ्ता और देख लेते हैं, अगर एक हफ्ता और नहीं हुआ तो ये मामला फिर लंबा खिंच सकता है। लेकिन और जो दूसरे सेगमेंट थे सर्वे, मिड कैप में तो भैया लास्ट वीक हुई है धुलाई जी, और खास तौर पे हम लोगों ने देखा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले स्टॉक्स थे उनमें तो बढ़िया मस्त पिटाई हुई है। रिजल्ट भी नहीं अच्छे रहे या कमेंट्री खराब कर दी उन्होंने, तो उसमें तो ही अच्छी पिटाई। तो ये मिड कैप का इंडेक्स क्या बता रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। द द द वर्ड दैट कम्स टू मी कि मतलब एकदम स्ट्रगल कर रहा है वहां पे एकदम। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो 60,000 का एक सैकड़ा ले लेते हैं, 60,000 का एक राउंड फिगर, थोड़ा उससे 19-20 एक आध पॉइंट उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, बट एक 60,000 पे मैंने ये अपनी लक्ष्मण रेखा एक खींची हुई है कि भाई आप देख लीजिए सेकेंड हाफ ऑफ 2024, आई थिंक जुलाई में आप एक बार तकरीबन 59,500 तक गए, उसके बाद 60,000 आप गए सितंबर में, थोड़ा सा उसके ऊपर गए, बट ब्रॉडली जो जैसी लिवरमोर साहब भी बोलते थे कि राउंड नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 60,000 का जो एक राउंड नंबर है, सैकड़ा जो है, उसके ऊपर ये आके किन्हीं कारणों से आप देखिए 18 महीने हो गए, अब 18 महीने से भी अब ज्यादा 19वां महीना चल रहा है, कहीं आप उसमें वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मुझे मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। और मुझे लग रहा है कि अगर अगर आपको पुश ऑन करना था, अगर आपको ब्रेकआउट करके पुश ऑन करना था तो अब आप कर लेना चाहिए था। यहाँ पे भी हमारे कुछ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने बोला एमएससी एसीडब्ल्यूआई वर्ल्ड इंडेक्स में, यहाँ पे भी इस सेटअप में हमें हमारे कुछ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स जो हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि बलड़ा पलड़ा अब यहाँ पे बेहस का भारी है। देखिए निफ्टी के केस में हमने कहा ब्रेकआउट हो गया एलओसी का, यहाँ तो नहीं हुआ, 12-18 महीने हो गए, आपका ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे चैलेंज है, जब तक 60,000 60,000 50 के 500 के ऊपर नहीं जाके टिक पा रहा है, ये नीचे की तरफ ही लुढ़केगा। और यहाँ पे रेंज थोड़ी देखिए बड़ी है, अब इसको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पीछे में रहे हैं वो सब 47,000 या 46,000 के आसपास आ रहे हैं। मैंने अपनी लक्ष्मण रेखा वो 47,000 के 2-3 लो जोन एरियाज के आसपास रहे थे, तो मैंने एक राउंड नंबर वहां रख दिया है। तो मुझे लगता है कि भाई रिस्क आपके पास बहुत है, अभी आप 58,000 पे हैं या 58,900 के आसपास आप हैं, ऑलमोस्ट 60,000 आप हैं, तो यहाँ से 13,000 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे आपकी आ सकती है। तो देखिए ये फिगर भी मैरी हो गया, एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स के साथ ये फिगर मैरी हो गया कि तकरीबन 22% की गिरावट यहाँ पे भी आपको
21-22% की गिरावट यहाँ मिल सकती है। तो जब दोनों चीजें मिल रही हैं साथ में, तो मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो होने की। तो मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से मेरे प्रोप्राइटरी सेटअप में सेल आया है, 20 से 25% करेक्शन वर्ल्ड मार्केट्स में और एक 20 से 22% करेक्शन मिड कैप इंडेक्स में आ सकता है, बनस्पत 60,500 के ऊपर नहीं जाए। अब देखिए कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका। अब आपके पास यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 61,000 लगा लीजिए, चलिए आपके पास 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपके पास 13,000 पॉइंट है कमाने के लिए, 13,000 पॉइंट। तो अगर आप ये ट्रेड भी नहीं लेंगे तो फिर आपका बाजार में रहना कोई मतलब नहीं है। ये ट्रेड तो लेने जैसा बनता है। ओके, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला एक दिन में चार्ट देख रहा था, वहां वाले स्टॉक्स ना बहुत लेगार्ड है, बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये निफ्टी 500 का चार्ट ये भी स्ट्रगल ही कर रहा है, ये भी ये लक्ष्मण रेखा तोड़ रहा है नहीं, तो और नीचे चला जा रहा है। नहीं, ये भी अटका ही है। देखिए स्ट्रगल पे एक चीज ऐड कर दूं, जहां हमारी स्ट्रगल की बात हुई, स्ट्रगल पे एक चीज ये ऐड कर देता हूं। देखिए स्ट्रगल में वही है जो मैंने लास्ट टाइम भी चीज बोली थी, उसको रिपीट कर देता हूं कि एफएनओ के 90 ऑलमोस्ट 50% यूनिवर्स 90 स्टॉक्स इन एफएनओ आर अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी फ्रॉम 18,500 फ्रॉम द यूक्रेन हाई, एंड ऑलमोस्ट 50% 110 स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम अक्टूबर वाला जो हाई था, अक्टूबर 24 वाला 26,300 वाला जो अपना हाई था, वहां से भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ब्रेथ तो नहीं है, ब्रेथ तो बिल्कुल नहीं है सपोर्ट करती हुई। ऐसे 50-50% के मार्केट में नए ब्रेकआउट के समीकरण बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो बात वही है कि इंडिया में भी कोई मैग्निफिसेंट 7 निकल जाए और बाजार को खींचने लगे तो बात की बात है, हर इंडेक्स में मैग्निफिसेंट 7 बन जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे वो केस यूएस जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि यूएस जैसी चीजें यहाँ है नहीं। बट थॉट यही है यहाँ पे भी एनएससी 500 में कि एग्जैक्टली आप वो 23,200 23,300 वाले लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने फ्राइडे को सपोर्ट ले लिया किन्हीं कारणों से, वहीं से थोड़ी बाइंग आ गई और वहां से एक पुल बैक भी अच्छा 200-250 पॉइंट का यहाँ पे भी आ गया। निफ्टी में भी एक 150-200 पॉइंट का एक अच्छा पुल बैक एलओसी से आ गया। तो इसी से देखिए कि एलओसी कितना बढ़िया काम करती हैं। एक सिंपल अगर आप ट्रेंड लाइन खींचना भी चाहेंगे तो बढ़िया काम करती हैं। एक वॉल स्ट्रीट की कहावत है कि अ किड विद अ रूलर कैन आल्सो मेक मिलियंस। अगर आपको अच्छी एलओसी अच्छी ट्रेंड लाइंस खींचनी आती हैं, अब एलओसी मैंने उसको अपना नाम दे दिया है जब पढ़ाता हूं तो अगर आप अच्छी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल्स ढूंढ लेते हो, क्योंकि सब ट्रेंड लाइन एलओसी नहीं होती, सब ट्रेंड लाइन एलओसी नहीं होती, अगर आप अच्छी ट्रेंड लाइंस ढूंढ लेते हो तो आप काफी ठीक ठाक पैसे लाइफ में बना सकते हो। उस मार्केट में से ज्यादा रॉकेट साइंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट पेशेंस, अच्छी ट्रेंड लाइन आपको 9-12 महीने में एक ट्रेड देती है। उतने पेशेंस कहाँ है लोगों को तो 9 मिनट में खेलना होता है। लोगों को लॉटरी खेलनी है, लोगों को 0 DT ऑप्शन खेलने हैं, लोगों को एक्सपायरी खेलनी है। जब आपका माइंडसेट वो 3 घंटा खेलने का है तो 9 महीने की मैं जब बातें करूंगा तो मैं तो बुरा ही लगूंगा ना लोगों को कि भाई ये तो 9 महीने 12 महीने की एक बार बात करते हैं। मेरा अच्छा ट्रेड 6-9 महीने में एक बार आता है। वॉरेन बुफेट साहब की इस बार की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बोला कि आपके लाइफ टाइम में इन 30-year वर्किंग कैरियर यू विल गेट ओनली 4 to 5 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी। तो जब अच्छे मौके ही 8 साल में एक बार आने हैं उनके हिसाब से, मैं तो 9 महीना बोल रहा हूँ, वॉरेन बुफेट साहब तो 8 साल बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 9 महीने में 6-9 महीने में 12 महीने में एक अच्छा मौका आता है पैसा कमाने का, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये मौका यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर ये बताओ जी, कि ये जो अपने तीनों चार्ट है इंडियन मार्केट वाले, इसमें सबसे अच्छा चार्ट कौन सा दिख रहा है आपको? देखिए सबसे अच्छा चार्ट तो मैं वही देखूंगा कि निफ्टी 500 या निफ्टी 50 एलओसी को होल्ड कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ से सिल्वर लाइनिंग लेना चाहूं तो मैं वही सिल्वर, इसीलिए मैंने वहां पे ग्रीन एरो डाली हुई है। अच्छा एक चीज और भी है, फ्राइडे का लो अगर किसी वजह क्लोजिंग बेसिस पे टूट गया तो आप एलओसी को वायलेट कर देंगे। तो फ्राइडे के लो के नीचे तो वैसे ही, क्योंकि अब हम मिलेंगे अगले फ्राइडे को, तो अगर फ्राइडे के लो के नीचे जिस दिन बंद आया उस दिन समझ लीजिए मैंने तो वापस आई विल गो विद द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड की भाई लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव ही थे। इस ब्रेकआउट में भी हमने खाली 1000 पॉइंट ही बोले थे। लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव ही थे, नेगेटिव हैं और 9-12 महीने नेगेटिव रहेंगे। तो फिर मैं लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड के साथ चला जाऊंगा और मुझे लगेगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो फ्राइडे के अब कंडीशनल है, यहां से फ्राइडे के लो के नीचे बंद आया तो कोई भी तेजी के चांसेस सारे समीकरण खत्म हो जाएंगे, बहस का पलड़ा भारी हो जाएगा और बाजार नीचे के लेवल्स की तरफ फिसल जाएगा। तो वो आपके निफ्टी 500 के लिए लेवल जो मुझे दिखते हैं जहां फिसल सकते हैं वो 19,500 तक की जगह बनी हुई है। तो आप 23,000 से 19,000 फिसलेंगे 500 तक, तो मतलब समझ लीजिए कि आपको एक तकरीबन 10-15% की गिरावट यहाँ पे आपको 15% की दिख जाएगी। अगेन दिस चार्ट विल मैरी विद द एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स में भी 20%, यहाँ पे भी 15-20%, निफ्टी 500 निफ्टी मिड कैप में भी 100 में भी 20-22%। तो सारी की सारी चीजें मैरी हो जाएंगी एक दूसरे से। लोगों को लगता है कि दुनिया के मार्केट अलग अलग चलते हैं, एक ही साथ सारे मार्केट्स 20% की रिस्क विंडो दिखा रहे हैं। ये फैक्ट है, ये यहाँ इस चार्ट में प्रूव हो गया। बट इंडिया के केस में वो ट्रेड तब ट्रिगर होगा जब आप फ्राइडे का क्लोज तोड़ के नीचे बंद दे देंगे।
ये बताओ, आप कभी वहां गए ओमाहा, उनकी डिनर में जो बुलाते हैं वॉरेन बुफे साहब? सर उतने पैसे कमा लेंगे तो एक बार भर के वहां जाएंगे। थोड़े उतने पैसे कमाने अभी बाकी हैं। भैया डबल कमाओ, हमको भी ले चलना। नहीं नहीं, लेकिन सर देखिए, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ब्रॉडली हमारे सिस्टम्स मैरी नहीं होते ना। मतलब वो मेरे लिए उतना वैल्यू एड नहीं है, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स छोड़े। मैं, लोगों को मालूम नहीं होगा, बट मैं तो आईटी एनालिस्ट था, फंडामेंटल एनालिस्ट था। हर आदमी एमबीए फाइनेंस करने के बाद यही सोचता है कि बैलेंस शीट देखेंगे। हमने भी 3 साल देखी, बट कहीं ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक सेक्टर का होके रह जा रहा हूँ, और मुझे अगर सब कुछ देखना है तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। तो मेरे एक बॉस थे, और आप भी उनको मिले हैं, सौमिल त्रिवेदी साहब, बहुत हमारे गुरु थे, और अब नहीं है, बट वो बता के गए कि भाई टेक्निकल्स इज 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन फंडामेंटल्स, क्योंकि आप सब कुछ देख पाओगे, 5 गुना स्टॉक्स देख पाओगे, सारे एसेट क्लासेस देख पाओगे। तो मुझे वो बात अपील की, और मैंने फिर टेक्निकल्स का रुख किया। तो वो दिन है और आज का दिन है। कोई भी बैलेंस शीट उठा के पढ़ी नहीं है आज तक। वाह, ये अच्छा काम करते हो, कम पढ़ना है, चार्ट ज्यादा जी, पढ़ना है। नहीं नहीं, बाकी सब पढ़ते हैं सर। बाकी आप हाँ। जितना मसाला मसाला वाला जितना पेपर, बॉम्बे टाइम्स जरूर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जरूर पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ते। बॉम्बे टाइम्स जरूर पढ़ना चाहिए, जी बल्कि आप स्टारडस्ट तो इस टाइप की जो मैगजीन आती है ना, वो सब घर पे लगाए रखो, उनको पढ़ो। जी असली जीवन का आनंद वही है। ये सब चार्ट वार्ट तो सब लेने देने वाले काम है, सब चलते रहेंगे। जी तो नेक्स्ट वीक हम लोग ये देखेंगे कि क्या तस्वीर बनती है। वो 25,300 के ऊपर अच्छे से जाता है, बढ़िया करता है कि नहीं करता, जी दबाव है। एक चीज और मैं देख रहा हूँ सरवेंद, कि मार्केट हमेशा ना अपना एक चर्निंग मोड में है। जब देखते हैं कि मिड कैप नहीं चल रहा है तो लार्ज कैप में थोड़ी सी वो, उनको तो म्यूचुअल फंड वाले भी अपना घुमाते रहते हैं पैसा इधर उधर, और जी निकाल के उधर आईपीओ भी लगाते हैं ना। लेंसकार्ट में उनको पैसा लगाना है, पाइन लैब में भी जी लगाएंगे, वो सब जगह उधर जी पैसा भी लगाए, तो इधर से थोड़ा निकालते भी रहते हैं वो बीच बीच में। और बड़े कई फंड मैनेजर, बल्कि इवन रिदम देसाई जी यही कह रहे थे कि जो बेचने वाला कौन चाहिए, बेचने वाले ये लोग आ रहे हैं, तो पैसा इधर उधर घूम के जा रहा है। एफआईआई और डीआई का डेटा बताता है, लास्ट वीक हम लोगों ने दिखाया था वो डेटा, कि वो पैसा आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर की सेकेंडरी मार्केट। उनको जी 60 मल्टीपल का कोई बढ़िया एफएमसीजी कंपनी नहीं चाहिए, उनको 300 मल्टीपल वाली टेक कंपनी चाहिए। एनवीडिया में जी इतनी महंगी नहीं, मजे की बात देखो, एनवीडिया का मल्टीपल उतना नहीं जितना हमारे यहाँ। मतलब क्या देश है ये, गजब है यार। मतलब चलो देखते हैं क्या क्या इसको होता भेड़ है। चाल बोलते हैं सर। भेड़ चाल में चलना बहुत इजी होता है। देखिए, भेड़ चाल सबसे कंफर्टेबल, भेड़ चाल में चलना सबसे कंफर्टेबल है। भेड़ चाल से बाहर निकल के आना और अकेले खड़ा रहना या अकेले कुछ करना बहुत मुश्किल काम है। तो कॉन्ट्रेन रहना बहुत मुश्किल काम है। हम कोशिश करते हैं कि कर पाए वो। हमें भी कभी कभी डर लगता है, और हम सोचते हैं कि भाई हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। बट देखा यही है कि भाई शेर हमेशा कॉन्ट्रेन नहीं चलता है, शेर हमेशा हवा की उल्टी दिशा से आता है। तो थॉट वही है कि कॉन्ट्रेरियन रहना भी एक प्रोसेस है। हमेशा नहीं रहते हैं, जब ट्रेंड चलेगी तो ट्रेंड के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब टेक्निकल्स में ट्रेंड चल रही है तो ट्रेंड के साथ रहेंगे। बट बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स पे, जैसे आपने बोला, जहां चर्न चल रहा है, जहां ब्रेड डिके हो रही है, जहां मोमेंटम साथ छोड़ रहा है, इन जगहों पे कॉन्ट्रेरियन होने में ही समझदारी है। अ, हमने वो चीज मार खा खा के सीखी है। अब हर आदमी दो तरह से सीख सकते हो आप, या तो आप किसी समझदार आदमी की बात सुन के समझ से उस चीज से बच लो, या खुद ठोकर खा के सीख लो। तो मैं लोगों पे छोड़ता हूं। बट मैं समझदारी में ज्यादा ये बिलीव करता हूं कि अगर आपको कोई समझदार आदमी समझा रहा है, रेड फ्लैग उठा रहा है, तो उसकी बात सुनो। अरे ये और बहुत सारे फंड सरवेंद मैनेजर जी, ऐसे हैं जो मुझे बुलाते हैं कि भाई तेजी तो सभी समझा रहे हैं, मंदी का क्या क्या सेटअप्स हैं वो आप बताओ, क्या कहाँ आपको क्या लग रहा है। तो कॉन्ट्रा सुनना चाहते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना चाहते हैं, बट जो समझदारी से सोचते हैं, वो जिनको भेड़ चाल में चलना है, वो शायद इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है सरवेंद जी। कई सारी जी जी दुकानों के मैं नाम नहीं ले सकता, बंधन है, उनके नाम ही ऐसे हैं एक्सपेरिमेंट वाले। जी सिन प्रोडक्ट बेचते हैं और दुकान के नाम है एक्सपीरियंस करिए आगे सर। तो जनजी हमारी जी एक्सपीरियंस करती है, सब एक्सपीरियंस है, ठीक है, सीखो कैसे भी सीखो, एक्सपीरियंस लेके सीखो या सुन के सीखो। एनीवे, खैर नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, क्या तस्वीर बनती है, क्योंकि जी अगले हफ्ते लेंसकार्ट की लिस्टिंग भी होनी है, और पाइन कैप लैब का आईपीओ खुलेगा भी। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और इसके बीच में हमारा मार्केट किस तरह पोजिशन है, ये सब देख दाख के हम लोग शुक्रवार को देखेंगे क्या तस्वीर बनती है, और अगले हफ्ते के लिए तैयारी करेंगे। आज के लिए सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत 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 नमस्कार नीरज बहुत जी। शुभकामनाएं। जाइए, एंजॉय करिए, वीकेंड की मस्ती करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।